अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर की पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ये मुलाकात गैर मामूली इसलिए है कि इस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान की तरफ से फ़ील्ड मार्शल बैठे हुए हैं, साथ DGI बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ अमरीकी सदर बैठे हुए हैं और उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठे हुए हैं। माजी के अंदर मुलाकात जब होती थी आर्मी चीफ़ के साथ तो आम तौर पर किसी सिविलियन गवर्नमेंट के होते हुए जब मुलाकात हो, जनरल ज़िया है तो वो ऑल इन ऑल है, उसमें तो आप कहेंगे सिविलियन है ही कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई सिविलियन सेटअप है तो उसमें सिविलियन साइड की रिप्रेजेंटेशन होती है। लास्ट टाइम जो बहुत हाई प्रोफाइल इंटरेक्शन था वो 2010 वाला था, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में, जब एक स्ट्रेटिजिक डायलॉग प्रोसेस में पाकिस्तान की तरफ से जनरल क्यानी ने उस डेलीगेशन को लीड किया था। लेकिन उसके अंदर भी एक पूरा प्रोसेस था, मिनिस्ट्री से, सेक्रेटरी से इनपुट ली गई थी, फिर उनका बड़ा वो फेमस है 14 पेज डॉक्यूमेंट जो उन्होंने अमरीकी सदर को सबमिट किया था, जिसमें बहुत सारे दीगर इश्यूज़ के साथ साथ पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से जो जनरल क्यानी के जहन में एप्रीहेंशन थी कि अमेरिका के अज़ाइम क्या है, वो भी उन्होंने उसका भी इजहार किया। इसी तरीके से जो अफ़गानिस्तान के अंदर इंतहा पसंद तंजीमें, ख़ास तौर पर दाइश पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया के करीब जो स्ट्रेंथ पकड़ रही थी, उसके ऊपर भी उनको तशवीश थी। इस तरह की चीज़ों का भी उन्होंने इजहार किया। अभी वाली जो मीटिंग है ये बिल्कुल एक और कॉन्टेक्स्ट है और पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो चेंज हो सकती है, जो कुछ इस रीजन के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ख़ास तौर पर जो ईरान वाली सिचुएशन है, पाकिस्तान इंडिया वॉर वो तो था एक, ये अभी भी सर पे तलवार लटक रही है, कोई पता नहीं कल परसों दोबारा आपका बॉर्डर जो है वो हीट अप ना हो जाए। लेकिन ईरानियन सिचुएशन तो अभी राइट नाउ वो एक सख्त किस्म की जंगी कैफियत है जो इस पूरे रीजनल सिचुएशन को चेंज कर सकती है। इसराइल हमले कर रहा है, ईरान जवाब दे रहा है, इलाके के जो दीगर ममालिक हैं किसी न किसी शक्ल में कहीं पे अमरीकी बेस है, कोई अमरीका का इत्तेहादी है, कोई इसराइल के खौफ से, कोई कुछ ना कर सकने के सबब वो इस जंग का हिस्सा बन जाएंगे। और अगर ईरान जो है वो इस जंग में सर्वाइव नहीं करता अगले 15-20 रोज़ के अंदर, तो फिर इसका अगला निशाना कोई ना कोई और दीगर मुल्क बनेंगे, जिसमें सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान तीनों नाम आते हैं और इनमें से कोई भी इसका अगला नंबर लग सकता है। पाकिस्तान इस जंग में क्या रोल प्ले कर सकता है अमन की खातिर, ईरान को बचाने की खातिर, मुस्लिम उम्मा की खातिर, क्योंकि गज़ा में जो कुछ हुआ वो कोई और नहीं चाहता देखना मुसलमान दुनिया में कि वो सारा कुछ ईरान में दोहराया जाए। लेकिन पाकिस्तान क्या अकेला इस पोजीशन में है, या सऊदी अरब और टर्की या चाइना रूस के साथ मिलकर कुछ ऐसा किया जा सकता है? इसके ऊपर जवाब आसान नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब फील्ड मार्शल से मुलाकात की और ईरानियन इशू को भी डिस्कस किया, तो पॉसिबली क्या चीज़ें होंगी जो पाकिस्तान सामने रख सकता है कि हम ये काम कर सकते हैं ताकि जंग फैले नहीं, बढ़े नहीं। हम उस जंग में हिस्सादार नहीं बन सकते, ना अमेरिका के लिए जहाज़ों को रास्ता दे सकते हैं। बड़ा एक अजीबोगरीब सिनारियो है। जो अमरीकी सदर ने बयान दिया फील्ड मार्शल से मुलाकात के बाद, जब अमेरिका पाकिस्तान को बहुत ही मोहब्बत कर रहा हो तो आम तौर पर इस खित्ते के अंदर उनका कोई ना कोई फॉरेन पॉलिसी गोल जो है वो बिल्कुल करीब होता है। उस वक्त तो हमें कहते हैं ये मेजर नॉन नेटो एलाई है हमारा, पाकिस्तान फिनोमिनल पार्टनर है, जैसे अभी सेंटकॉम चीफ ने कहा। और अमरीकी सदर कहते हैं आई लव पाकिस्तान। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मुझे फील्ड मार्शल से मुलाकात का मौका मिला। और जब हमारे ऐसे उनके तल्लुकात का बिगाड़ पड़ने का मौका आता है, फिर हम मोस्ट सैंक्शन एलाइज होते हैं। हमारे कई इश्यूज़ ऐसे हैं जिसके ऊपर अमेरिका का मफाद जुड़ा हुआ है, वो आ सकता है। माइनिंग के अंदर आ सकते हैं, क्रिप्टो के अंदर खुद अमेरिकी सदर की फैमिली का इंटरेस्ट क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा है। रेयर अर्थ्स उनको चाहिए, हमारी रेकोडिक के अंदर बहुत ज़्यादा रेयर अर्थ्स मौजूद हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन रीजनल सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट उसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियो सेनेटर पलवशा खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, पलवशा वेरी वार्म वेलकम। खुरम दस्तगीर खान मुस्लिम लीग नवाज से सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दिफा भी हैं। खुरम साहब आपको भी खुश आमदीद। शमशाम बुखारी साहब सेक्रेटरी इत्तलात हैं IPP से हमारे साथ। शमशाम साहब आपको भी वेलकम। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम एजाज़ चौधरी साहब से, पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। एजाज़ साहब आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद भी कहता हूँ। सर, हम फिनोमिनल पार्टनर हैं और अमरीकी सदर पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो कहते हैं आई लव पाकिस्तान। इसी कॉन्टेक्स्ट में वो फील्ड मार्शल से मिलते हैं और वो कहते हैं कि बड़े एजाज़ की बात है, पॉसिबली ईरानियन कॉन्टेक्स्ट में क्या इशूज़ सामने आए होंगे और क्या पाकिस्तान ने पोजीशन ली होगी, क्या हम रोल अदा कर सकते हैं? शुक्रिया। मेरे ख्याल में कई हवालों से मीटिंग अहम थी। पाकिस्तान के दो ताल्लुकात का तो आपने इब्तदाइये में बताया ही है। उसके अलावा अगर दिल्ली में आप बैठे हों तो सब परेशान हैं, उनके तमाम जो मंसूबे थे उनके ऊपर औस पड़ी हुई है उम्मीदों पर। और अगर ईरान में बैठे हैं तो मेरा ख्याल है ईरानी भी जानते हैं कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। जिस तरह की हमने स्टेटमेंट्स दी हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल में, और वैसे भी हमारी क़यादत ने यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दी हैं, उससे उनको यकीन है कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसी ही बात की होगी उस मीटिंग में जिसमें कहा गया
कि जनाब ये आप इसराइल की जंग भी रोकें और खुद भी आप उस जंग में ना जाएं। मुझे तो यकीन है, तफसील तो मुझे नहीं पता, बट जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारी पोजीशन है, यकीनन वो पोजीशन यही बताई गई होगी। एजाज साहब, आपका तजिया वही है जो एटलीस्ट मैं गेस कर रहा हूँ कि हमारी तरफ से फील्ड मार्शल आसिम ने यही बोला होगा कि इसराइल के ऊपर आप अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें, पाकिस्तान ईरानी लीडरशिप से बात करेगा। लेकिन इसके लिए क्या हम इस पोजीशन में हैं और क्या अमेरिकी सदर इस पोजीशन में हैं कि वो इसराइल को बाज रख सकें इस मौके के ऊपर, जब उनका अपना बहरी बेड़ा खित्ते में आया हुआ है, B-2 बम्बर्स लाकर वो डीगो गार्सिया में उन्होंने खड़े किए हुए हैं। आपको लगता है कि ये थोड़ा सा पीछे हटेंगे, गुंजाइश देंगे पाकिस्तान को ये रोल प्ले करने के लिए? पाकिस्तान को रोल प्ले करने के लिए तो गुंजाइश नहीं देंगे। उन्होंने अपने मफाद में अगर करना है, अमेरिका को जंग में शामिल होने का बहुत नुकसान है, और मेरे ख्याल में अभी इसीलिए वहां पे इत्तफाक राय नहीं हुआ। उन्होंने जो जंगे वियतनाम में या इराक में या अफगानिस्तान में की, उनको कोई फायदा खास उस तरीके से नहीं हुआ। और साथ ही साथ ये है कि अगर ये करते हैं तो अमरीकी मफादात जो इलाके में बहुत ही संजीदगी से गैर महफूज हो जाएंगे। तो उनको मेरे ख्याल में ये बात कही जा रही है, इसीलिए अभी तक ना तो कांग्रेस ने इसकी इजाजत दी है। ठीक है, ये एक गैर रवायती सदर हैं, शायद कांग्रेस से पूछे बगैर भी कुछ करना चाहें, लेकिन मेरा ख्याल है अभी उनके हाँ ये फैसला नहीं हो सका कि ये हम करें, और उनको मेरा ख्याल करना भी नहीं चाहिए। उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान जैसे और ममालिक भी उनको यही मशवरा दे रहे होंगे कि आप ये काम मत करें, वरना ये जंग का दायरा बहुत फैल जाएगा। देखिए ईरान और के तो कुछ और भी खैर खा हैं, जिनमें रूस और चीन भी हैं। ठीक है, अभी वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन अगर फैलता है तो फिर किसी को क्या पता है कि कौन कहाँ पे खड़ा होगा। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका शायद ये हमाकत ना करे, अगर करेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान। सर, कोई ऐसा रीजनल सॉल्यूशन मौजूद है? क्योंकि नेतन्याहू बड़ी होशियारी के साथ वो वेस्ट को भी इंगेज कर रहा है और शायद वो अमेरिकी सदर को भी काफ़ी हद तक वो माइल कर चुके हैं कि उनको हिस्सा बनना पड़ेगा, नहीं तो इसराइल का वजूद ख़तरे में है। क्योंकि जो ईरानियन मिज़ाइल कंटिन्यूसली गिर रहे हैं जाके इसराइल के ऊपर, उनकी स्टॉक मार्केट, वो बिल्डिंग है स्टॉक मार्केट की जो डिस्ट्रॉय होगी। पहले उनकी कुछ एयर बेसेस हिट हुई हैं, कुछ उनकी गैस फील्ड है या ऑयल फैसिलिटी है, उसको ईरान ने मिज़ाइल मारे हैं। तो ये उनके लिए एक तकलीफ़ का बायस बन रही है चीज़। उनके एरो मिज़ाइल और आयरन डोम, वो जो ईरानियन अभी बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है मिज़ाइलों की, लेकिन उनको रोकने में वो कामयाब नहीं हुए, तो वो खींच रहा है अमेरिका को कि अमेरिका अंदर आ जाए। आपके ख्याल में अमेरिका यहाँ गुड सेंस प्रिवेल करेगी, या वो कॉबॉय स्टाइल उनका एक होता है कि नहीं हम वी आर टू पावरफुल, जो अमेरिकी सदर कहते हैं जैसा असला हमारे पास है किसी के पास नहीं है, हम इतनी बमबारी करेंगे इनको स्टोन एज में पहुँचा देंगे, टिपिकल अमेरिकन जो स्टाइल है उनके सदर का, वो धमकियाँ देने का, या उसी चीज़ को अपनाएंगे वो? मैं नहीं समझता कि उस चीज को अब अपनाना चाहिए इनको, क्योंकि दुनिया बदल गई है। आपने देखा ना प्रेसिडेंट शी क्या कह रहे हैं। पहले तो उन्होंने पुतिन के साथ बड़ी मुलाकात बातचीत की है टेलीफोन पर, फिर साथ में वो कह रहे हैं कि जी दुनिया अमेरिका के बगैर भी रह सकती है, और इसलिए अमेरिका को भी आप इस बात की समझ है। फिर तो डोनाल्ड ट्रंप तो खुद कह रहे थे कि जी मैं तो पीस मेकर हूँ, मैं तो जंगें नहीं करना चाहता। तो किस मुंह से ये जंग शुरू करेंगे? ठीक है, उन्हें इसराइल के इसरार पर वो ये धमकी लगा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनके लिए मुश्किल होगी। मैं आपको बताऊं कि इसराइल के लिए भी बहुत मुश्किल होगी। इसराइल वो ज्यादा देर नहीं सहार सकता। उसकी वजह यह है कि जो बैटल ऑफ नर्व्स, जिसका मैंने आपके साथ पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था, कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बैटल ऑफ नर्व्स खेलेंगे, और अगर ईरान में इस्तात रही तो उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा है। इसराइल के लिए ज्यादा मुश्किल होगी। उनके यहाँ रिजीम चेंज भी मैं तो कर रहा हूँ, और उनके लिए मुश्किलात भी होंगी। तो मेरा ख्याल में ये सब चीजें सोच कर अमेरिका नहीं चाहेगा वो इस जंग में कूदे। बहुत शुक्रिया आपका एजाज चौधरी साहब। नेतन्याहू शायद इस शतरंज के इस खेल के अंदर, शतरंज से एक बहुत ख़तरनाक खेल है, लेकिन उस शतरंज के खेल के अंदर सबसे ख़तरनाक चालें वो चल रहे हैं। वर्ल्ड स्टेज के ऊपर पिछले 10-15 सालों से कंटिन्यूसली वो एक बयानिया बना रहे हैं कि ईरान तो बस कल ही हथियार बनाने वाला है, और ये सिलसिला आज का नहीं है। पिछले 10-15 साल उन्होंने इस काम के ऊपर इन्वेस्ट किया। जो पूरा अभी वेस्ट और अमेरिका आपको उठता है तो वो कहता है कि नहीं इनके पास तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं। IAEA ने जो अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि बिलो 60% है उनकी एनरिचमेंट ईरान के पास। 60% पे बम नहीं बनता, 80% से ऊपर जाना शुरू हो तो वो क्रूड बम बनता है, फिर 90+ पे जाते हैं तो वो उसका वो जो ताकतवर वो हथियार बनता है न्यूक्लियर बम वाला, वो तब बनता है। तो 60% पे अदर यूजेस तो हो सकते हैं उसके, लेकिन वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बन सकता।
नेतन्याहू कहते क्या रहे हैं तमाम अरसे में डेट्स के साथ? 1996 से 2025 30 सालों से वो ये बयानियाँ बेच रहे हैं, और मुस्लिम इस्लामिक टेररिज्म। तो भाई आप क्या कर रहे हैं गज़ा के अंदर? वो तो वर्स्ट फॉर्म ऑफ टेररिज्म है, जिसमें आप पूरी एक मुस्लिम कम्युनिटी को सफ़ाए हस्ती से मिटा रहे हैं। तो बदतरीन दुनिया की दहशत गर्दी की इससे ज़्यादा मिसाल तो है ही कोई नहीं है। जो हमारे साथ बाकी मेहमान हैं उनसे भी इस पर राय लेते हैं। खुर्रम साहब, ये जो फिनोमेना है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही ख़तरनाक रुझान है, लेकिन अमरीकी सदर ने अभी से थोड़ी देर पहले एक डिनाइल जारी की है। एक बरतानवी अखबार की खबर थी कि उन्होंने जंग के वो जो भी परवाना है उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं, ऑथोराइज़ कर दिया मिलिट्री को, लेकिन अभी उन्होंने डिनाइल कर दी है। डू यू थिंक कि अमेरिका थोड़ा सा पीछे हटेगा, या ये बमबारी बिल्कुल सर पे खड़ी है, अमेरिकी हथियार आएंगे और बमबारी करेंगे? जी, मेरी तो यही इस मामले में है कि अमेरिका पीछे हटेगा, कि अमेरिका के अस्करी मफादात नहीं है ईरान, उनके सियासी मफादात। वो ज्यादा इंटरेस्टेड है रजीम चेंज में। वो चाहते हैं कि जो ईरान अब 1979 के बाद से मुस्तकिल मर्ग पर अमेरिका और मर्ग पर इसराइल के ऊपर अमल दरामद कर रहा है, ईरान में ऐसी हुकूमत आए जो फ्रेंडली हो, रजा शाह पहलवी की तरह, और जो अमरीकी मफादात को आगे बढ़ाए। तो अमरीका के मफादात सियासी हैं। इसराइल ने अपना मफाद इस तरह डिफाइन किया है, हालांकि आपको मालूम है कि वो भी तकरीबन पिछले 40 साल से जायद हो गए हैं, उनके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, लेकिन वो ईरान को रोकना चाहते हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना हासिल करे। तो लिहाजा ये जो फर्क है अमरीकी और इसराइली मफादात में, यही वजह है कि इसमें फिर डिले भी हुआ है। और दूसरा जो इशू है कि अगर अमेरिका जो इसराइल के इस जो टैक्टिक है कि वो ईरान की जो जौहरी तंसीबात हैं उन पर हमला करना चाहता है, तो फिर अमेरिका ने तो ये भी कंसिडर करना है ना कि फिर अकेला इसराइल तो नहीं है यहाँ, जो दुनिया में चीन भी है, यहाँ रशिया भी है। और यही बात जो हमने देखी थी अभी मार्का हक में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, कि जब मामला वहां तक पहुंचा कि हिंदुस्तानी मिसाइल करीब आए पाकिस्तान के जौहरी तंसीबात के, फिर अमेरिका ने उस पर एक्ट किया और उसको रोका। तो यहाँ एक जो इशू है, इसराइल की अपनी एक सोच है, और हमें दुख से कहना पड़ेगा कि इसमें ईरान के खिलाफ कुछ हमारे जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं वो भी इसमें चाहे खामोश तमाशाई या मददगार का किरदार अदा कर रहे हों, लेकिन ये उन 2003 की इराक पर हमले के बाद सबसे बड़ा ब्लंडर होगा अमेरिका का कि अगर वो इस चरण में जाए, क्योंकि इराक में बहुत नुकसान उन्होंने उठाया। पल्शाह से भी इस पे राय ले लूं, दोबारा आपकी तरफ आता हूं। इन्होंने 2003 वाली इराक वाली जंग का जिक्र किया है, तो वो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन वाला उस वक्त उन्होंने ड्रामा रचाया था। अभी टोनी ब्लेयर का मैंने वो कल परसों पुराना क्लिप है उसका दोबारा देखा, जिसमें वो माफ़ी मांगता है लाखों लोगों को मरवाने के बाद। अब वो माफ़ी मांग रहा है। वो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन एक फॉल्स रिपोर्ट क्रिएट करके उन्होंने पूरा मुल्क तबाह किया। अभी ईरान के ऊपर वही काम कर रहे हैं। देखिए, ये बात अब तय है कि वो इनके नैरेटिव में कोई दम नहीं होता। इनके जो बहुत पुराने न्यूज़ जो आउटलेट्स हैं वो भी झूठ बोलते हैं। आपको याद होगा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का पहला झूठ बीबीसी ने बोला था। आज तक गज़ा की वॉर तक अगर अल जज़ीरा ना होता तो सच्चाई तो हम तक पहुंच ही नहीं सकती। उसको फिर मुसलमानों ने काउंटर की और हकीकत सामने आई। लेकिन बात यह है कि मगरबी तज्ज़िया निगार तो इस बात पर भी बहस करते हैं कि शायद अपनी फ्रस्ट्रेशन में और इस परेशानी में ये जो इज़राइल है कोई जोहरी हथियार फेंकते वहाँ उन पहाड़ों में जहाँ तक उसकी रसाई नहीं। या फिर वो एक अमरीकी ऑफिशियल आज कह रहा था कि इज़राइल ये भी चाहता है कि शायद वो अपने बूट्स ऑन ग्राउंड। अब देखिए, ये दोनों जो हैं ये बड़े ख़तरनाक किस्म के ऑप्शंस हैं। बूट्स ऑन ग्राउंड तो खैर मैं समझती हूँ कि वो एक दिन भी नहीं होगा, एक दिन भी वो जो है वो नहीं ईरान को सूट करेगा अगर इज़राइल। हाँ जी, वो तो उनको काट के रख देंगे। दूसरी बात ये है कि
सवाल ये है कि IAEA क्या कहता है। आज भी बमबारी हुई है उनकी किसी इनरिचमेंट साइट पे, लेकिन IAEA ने कहा वहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा था। आज की उनकी रिपोर्ट है कि वहाँ कुछ नहीं था जहाँ इन्होंने जाकर बमबारी की है। लिहाजा मैं ये समझती हूँ कि इसमें इस वक्त हमारा बड़ा सवाल ये है कि चूँकि जैसे आपने कहा, अगर खुदा न खास्ता ईरान मार खाता है या पीछे हट जाता है या उसको कोई नुकसान ज़्यादा पहुंचता है या वो कामयाब नहीं होता, तो फिर इसके बाद किसका नंबर है? मुझे तो कोई शक नहीं। इसके बाद वो कह भी चुका है, जैसे आपने ये सुनाई उसमें वो भी सुना दें जहां वो कहता है कि पाकिस्तान से मुझे ईरान के बाद ख़तरा है। ये वही शख्स है ना जो पिछले 30 साल से ये बातें कर रहा है, आज वो उन बातों पे अमल कर रहा है। तो ये तो इसने 10-11 साल पहले कहा है। तो आपका क्या ख्याल है, वो उस पर उसके दिल से वो बात निकल गई है? फिर आपका क्या ख्याल है कि मोदी के साथ जो इसका गठजोड़ है, जिसके नतीजे में अभी जो हमारी जंग हुई थी भारत में, उसमें इनके जहाज़ उतरे थे कश्मीर में, वो जो ड्रोन हमारे हर शहर में आए थे वो इजरायली मेड थे, क्या इसमें कोई शक है कि इसके बाद हमारा नंबर? शमशान बुखारी साहब, जो इसके ऊपर आप सियासी जमातों को मेरे ख्याल में रोल प्ले करना चाहिए बैनुल-अक़वामी सतह पर। जैसे अभी खुर्रम साहब होकर आए, मैं इनसे पूछूंगा, लेकिन आप लोगों को भी टीम्स भेजनी चाहिए आपको वर्ल्ड कैपिटल्स में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जहां अपना नुक्ता नज़र जाके पेश करें। देखें नदीम साहब, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल हमें बहसीयत पाकिस्तानी, बहसीयत सियासी जमातें और जितने भी वॉक ऑफ लाइफ हैं, तमाम लोगों को अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। कोई बाहर जाएं, कोई इधर से बैठ के बात करें, मगर दो चीज़ें हैं। आप इस वक्त का गौर करें, इस वक्त का मामला बड़ा नाजुक है और अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा और शायद आपके दूसरे पैनलिस्ट भी इससे इत्तेफाक करें कि अगर दुनिया को तबाही के दहाने पे इस वक्त कोई लेके जा रहा है तो एक का नाम नेतन्याहू है और दूसरे का नाम नरेंद्र मोदी है, और दोनों जो हैं आपस में इकट्ठे होके गठजोड़ के साथ इन पर्टिकुलर मुसलमानों के ख़िलाफ़, लेकिन इन जनरल जो है ना, इन जनरल वो उनको कोई जो उनकी एक शिद्दत पसंद सोच है उसके अलावा ज़ायनिस्ट का या हिंदुआता का जो प्रचार नहीं करता, वो सब के ख़िलाफ़ है। और ये अल्लाह ताला का बड़ा फजलो करम रहा कि अल्लाह ताला ने अपनी मदद के साथ हमारी अफवाज को जो कामयाबी दी इनके ख़िलाफ़ और जो इनके मुँह खटे हुए, वरना आप यकीन कीजिए ना इतनी जल्दी ये सुलह की बात तरफ थी, ना ये बैकआउट करते। और अभी जैसे ये बेशर्मी से कह रहा है कि मैंने तो नहीं कहा था, ना कह रहे, हालांकि कल भी अमेरिकन सदर ने ये वाज़ेह कहा कि हम तो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल का ये शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी बात मानी। इसका मतलब है गए तो ये थे वहाँ पर, हम तो अल्लाह ताला के फजलो करम से तैयार थे। और मुसलमान की जो एक ताकत है कि वो इस तरह की सूरत हाल में वो मौत से घबराता नहीं, बल्कि मौत को, शहादत को अपना एजाज़ समझता है। तो अल्लाह ताला ने वो जो रिजॉल्व दिया उसकी वजह से हमें ये कामयाबी मिली। अब ये जो ईरान में हो रहा है, मुझे ये नहीं पता। देखिए, पाकिस्तान की पोजीशन ईरान जैसी नहीं है कि पाकिस्तान का नंबर होगा। उनकी ख्वाहिश ज़रूर होगी, ख्वाहिश में तो कोई शक ही नहीं है कि इसराइल की ख्वाहिश ना हो, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कई दहाइयों से डटा रहा है और पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया को बताया कि हम पुरअमन हैं, मगर हम अपने दिफा का हक़ चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त नेतन्याहू जो है वो ड्रैग कर रहा है अमेरिका को इस जंग में लाने के लिए, और अगर सेंस प्रिवेल करेगी तो उन्हें ड्रैग नहीं होना चाहिए। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि उनके अपने भी इख्तलाफ है, वहाँ पे सब लोग जंग नहीं चाहते। और इराक में देखें, इराक की जंग के क्या असरात हुए। आप इसको छोड़ें, वियतनाम की जंग को ये हालात नहीं था, क्या वियतनाम से कामयाब वो कामरानी मिली थी? जंग सवाए तबाही के, सवाए डिवीज़न पैदा करने के और कुछ नहीं होता। मैं समझता हूँ कि तमाम अक़वाम आलम को ये चाहिए इस वक्त कि बैठ के इस मसले का हल निकालें, और इसराइल को समझाने की ज़रूरत है कि अपने एम्बिट में रहें। और जहाँ पे बोलता है इस्लामिस्ट कहता है, टेररिस्ट कहता है, इस्लाम तो मजहबी अमन का है। कितना टेररिज्म हमने किया, जो गज़ा में इन्होंने किया है वो आज तक कभी किसी और कौम ने किया ही नहीं, मगर दुनिया की आंखें बंद है उस पर। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर अमेरिका समझदारी का मुजाहरा करेगा तो वो इसके खींचने पे इस जंग में शरीक नहीं होगा। आज जिस तरह कुछ खबरें चल रही हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा की भी बात हुई है, मेरा यकीन है कि फील्ड मार्शल साहब से भी जो बात हुई होगी तो हमने यकीनन, हम तो कोई पॉजिटिव किरदार अदा कर सकते हैं ना। हम ऐसे तो नहीं कि हम ईरान को कहें कि जी कि ये जो मर्ज़ी कर ले तो परवाह नहीं, परवाह तो पूरी मुस्लिम दुनिया को होगी। बल्कि
खुदा न खास्ता खुरम अगर साहब, कोई एक दो मुल्क खुरम साहब, अभी आप जो विजिट पे थे तो आपको वहां से क्या इंप्रेशन मिला, क्या तासुर मिला कि अमेरिका और वेस्ट का क्या दिल में क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं? ईरान को तबाह करके तो कुछ नहीं मिलेगा, अफगानिस्तान को तबाह कर लिया इन्होंने, क्या मिला? रिसेंट हिस्ट्री की एग्जाम्पल है, इराक को तबाह कर लिया, वहां से इन्होंने क्या पाया? खुरम दस्तगीर साहब जी, बड़ा वाज़ेह है कि जैसा मैंने कहा, उनके ईरान में मफादात सियासी हैं। वो चाहेंगे कि रजीम चेंज हो, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहते कि वो एक और जंग में उतरें, जहां जबकि इनको पै दर पै जो है वो पसपाई इख्तियार करनी पड़ी अमेरिका को, अफगानिस्तान में भी, सीरिया में भी। अगर आप गौर करें, जहां रशिया ने बराह रास्त इंटरवीन भी किया अमेरिका के खिलाफ, तो चाहे अफगानिस्तान हो, इराक हो, शाम हो, अमेरिका जो पसपाई इख्तियार कर रहा है। और अब जबकि जो बात कम नोट की गई है कि पिछले कोई कम से कम 10-12 साल से अमेरिका की जो मशरक़ वस्ता का तेल है, उसमें उस तरह की डिपेंडेंस अब नहीं है। अमेरिका अपने तेल पे रिलाई कर रहा है और जगहों से खरीद रहा है। वो जो एक था कि जी हर सूरत जो है वो पर्शियन गल्फ को उन्होंने सिक्योर करना है, तो उसमें भी वो अर्जेंसी नहीं रही। वो अपने एलाइज सऊदी अरब के लिए जरूर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी सेंस यही है कि ईरान जो कि एक रेजिस्ट करता है पावर को, अमेरिका को भी बर्ग बर अमेरिका कहता है, इसराइल को रेजिस्ट करता है, उसमें रजीम चेंज लाकर वो फ्रेंडली गवर्नमेंट लाना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि आप ये भी हम सबको क्लियर होना चाहिए, और पाकिस्तान ने इस पर दुरुस्त स्टैंस लिया है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अटैक करना जो है किसी एक मुल्क की तरफ से, उसकी कोई भी तौजी जो है वो दुरुस्त नहीं हो सकती, क्योंकि वो फिर जंग को एक नए लेवल पर ले जाती है। यहाँ पाकिस्तान का जो हिंदुस्तान से एक मुखासमत है, वो भी इसमें रोल प्ले कर रही है। और उसमें जो है एक ओवरऑल जो बैनुल अक़वामी कवानीन का इशू है कि अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो ये दुनिया को हम ऐसे हालात की तरफ आए हैं जो 100 साल पहले गालिबन हमने देखे थे, आलमी जंग की तरफ लेके जाएगा। और इसीलिए अमेरिका की जो अंडरस्टैंडिंग है कि वो अभी मिलिट्री तौर पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, वो दुनिया को आलमी जंग से भी रोकना चाहते हैं, क्योंकि सदर ट्रंप तो आए थे जंगें खत्म करने के लिए, और ना ही वो गजा की जंग खत्म कर सके, ना ही वो रशिया यूक्रेन जंग खत्म कर सके। उन्हें वाहिद जो कामयाबी मिली है वो सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिली है। और इसीलिए हमने देखा है कि पाकिस्तान की जो रेलेवेंस है अमेरिका में, उसमें एक हैरत अंगेज इजाफा है, और हिंदुस्तान जो है वो एक बैक फुट पर गया है। ऑलरेडी अमेरिका में एक रिजेंटमेंट मौजूद थी हिंदुस्तान का, जो एक रौनत बड़ा सफारतकारी का तरीका है। और दूसरा, जो उन्होंने अमेरिका को उस तरह सपोर्ट नहीं किया चाइना के खिलाफ मिलिटरीली, उनका ख्याल था कि ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे खड़ा होगा, वो खड़ा भी नहीं हुआ। तो ज्यादा एक रिजेंटमेंट मौजूद थी, जिसका हमने असर ये देखा है कि सदर ट्रंप ने अगर किसी मुल्क का शुक्रिया अदा किया है तो वो पाकिस्तान है। उनके सेंट्रल कमांड के जनरल ने भी पाकिस्तान का बहुत पूरा जो है शुक्रिया अदा किया है। और ये जो अभी 2 दिन पहले लंच हुआ है मलिक साहब, ये तो प्रोटोकॉल, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे लंच लेंगे, ब्रेक ले लीजिए, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ईरान के इस सारे मामले के अंदर एक जो बढ़िया ही अफसोसनाक पहलू है कि ईरान के हर गली मोहल्ले में लगता था कि जासूस इसराइल के लिए काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं उनका ख्याल यह है कि इंडियन कंपनीज ईरान में बहुत एक्टिव थी, और वही सेटअप जो पाकिस्तान में कुलभूषण यादव भेजने में मुलव्वस था, उसी जैसे एक सेटअप ने इसराइल के लिए जासूसी का काम किया। इसराइल के ड्रोन्स पूरे अंदर मूव किए गए ईरानियन सरहद के अंदर, वहाँ से उन्होंने टारगेटिंग की ईरानियन फैसिलिटीज़ की। उनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनकी गाड़ियों के नीचे बम लगाए गए। जो उनका आर्मी चीफ और या रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का हेड है, जिस जगह मीटिंग कर रहे थे, उसको पिन पॉइंट किया गया और वहाँ से इसराइली वो ड्रोन ने आके उसको मिसाइल से हिट किया। तो ये एक ऐसा फिनोमेना है जो पाकिस्तान को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पहलगाम के बाद श्रीनगर में इसराइली जहाज़ भी खड़े थे और इसराइली ड्रोन भी वहाँ से ऑपरेट हो रहे थे। पलूशा, ये आपसे ये सवाल, ये एक इन दोनों का मुश्तरका प्लान था पहलगाम के बाद, तो जो कुछ ईरान में हुआ उसमें भी इन दोनों का इश्तराक नजर आता है। तो पाकिस्तान को और शायद बाकी मुस्लिम वर्ल्ड को भी इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल करना चाहिए। हमें किसी भूल में नहीं रहना चाहिए कि ये नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होने को तो अल्लाह ना करे, लेकिन कोशिश तो हो सकती है ना।
और ये ईरान और मोदी और नेतन्याहू, इनका गठजोड़ कोई छुपा हुआ तो है नहीं। और अभी जो हमारे शहर शहर ड्रोन फिर रहे थे वो यही भेज रहे थे, इजरायली ड्रोन्स थे ना, जो लोगों ने बाद में मारे और फौज ने मारे, वो सब इजरायली ड्रोन्स थे। लिहाजा मैं समझती हूँ सबसे पहले तो इसमें ये एक जो आपने कहा ना जाए मुख्तलिफ कैपिटल्स में, मैं समझती हूँ कि दुनिया तो ऑलरेडी दो ब्लॉक्स में हो गई है, दो तरफ हो गई है। जो वेस्ट है ना, उनकी पॉपुलेशन बातें सुनती है, आपका बयानिया सुनेगी, बाकी सुनती है, लेकिन फिर देखिए उनकी पॉपुलेशन जो है वो ऐसे लगता नहीं कि कहीं से किसी जर्मनी की जैसे एक बड़ा इस पे अपना एक वो रख रहे हैं, इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। वो क्या ख्याल है आपको, उनके लोग उनको उठा के फेंक देंगे उस रजीम को? नहीं, एटलीस्ट वो लोग सड़कों पे आते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, तो आपको अपना नुक्ता नज़र पहुंचाना चाहिए। ये है, लेकिन एक बात मैं ये समझती हूँ कि हमें इस वक्त इस अमर की बड़ी ज़रूरत है कि चाहे इसमें सदर आसिफ जरदारी चूँकि वो सुप्रीम कमांडर हैं आर्म फोर्सेस के, और जनरल आसिम जो है वो मिलकर एक नेटो की तर्ज का इस्लामी नेमुल बदल की फ़ौज तैयार करने की कोशिश करें। वो कोशिश जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने की थी, अब वो ज़ाहिर है कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद नहीं है, लेकिन इनको इस तर्ज पर एक फ़ौज और एक ताकत खड़ी करने की, ये OIC तो कुछ भी नहीं है, OIC तो बिल्कुल एक गैर फ़ाल इदारा है, इसको तो वैसे ही ख़त्म हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये सीखना चाहिए, जितने इस्लामी ममालिक हैं, ईरान की आप एग्जाम्पल देखें, वहाँ इंडियंस की इन्वेस्टमेंट, इंडियंस को पैट्रोनाइज कर रहे थे, इंडियंस किस हद तक वहाँ पेनिट्रेट कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, आखिर में उनकी पीठ में छुरा खोपा। जितने इस्लामी मुल्क हैं उन्हें जूते मार के इंडियंस को बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि ये वहाँ कोई मेहनत मजदूरी, कोई बिजनेस और इस गर्ज से नहीं जाते हैं, ये उनकी जड़ें काटने के लिए जाते हैं। और तीसरी बात ये भी साबित करने की कोशिश की जा रही है, जो मगरबी दुनिया करी है, जिसको हमें बिल्कुल खुले अल्फाज में कहना चाहिए कि अगर इजरायली बम जो है वो कबूल है इस दुनिया को, तो ईरानी बम भी कबूल होना चाहिए। अगर पाकिस्तान और ईरानी या जो भी मुसलमान मुल्क बम रखे वो इस्लामी बम है, तो वो यहूदी बम है। और दिफा जो है वो सिर्फ गोरी चमड़ी का हक नहीं है, वो आपका और हमारा भी हक है। दिफा और जान जो है वो सिर्फ उनकी कीमती नहीं है। अब वहाँ दो पड़े हैं मिसाइल, तो उनके कुछ इमारतें जो हैं वो गिरी हैं, 20-25 लोग मरे हैं, तो कैसे बड़ी बड़ी हुकूमतें सामने आ गई हैं कि जी अनकंडीशनली आप सरेंडर करें। भाई क्यों करें, जब वो लड़ रहे हैं क्यों सरेंडर करें, किस हिसाब में सरेंडर करें? अच्छा शमशान साहब, ये जो सारा फिनोमिना है, आप तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ा तगड़ा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने पाकिस्तान को इंडिया के ख़िलाफ़ एक ऐसी कामयाबी दी जो मिसाल के तौर पर दुनिया में पेश की जाती रहेगी कि जैसे ही वो हमलावर हुआ और किस तेज़ रफ्तारी के साथ तो उसके जहाज़ जो थे वो दुनिया के मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट, जिसका वो बड़ा नाज था उसको, वो नीचे धड़ाधड़ से गिरे। लेकिन आपको इसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, ये जो जॉइंट वेंचर था ना मोदी और नेतन्याहू का, ये दोबारा आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा जैसे ही वो ईरान में कदम जमाने के काबिल हुए। तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा दोनों के ख़िलाफ़, इंडिया और इसराइल दोनों के ख़िलाफ़। नदीम साहब, या तो आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। मैंने जब स्टार्ट ही किया था तो मैंने कहा था कि इस वक्त दो बंदे जो हैं वो दुनिया पूरी को तबाही के दहाने पे धकेल रहे हैं। एक का नाम मोदी और दूसरे का नाम नेतन्याहू है। मुझे एक लम्हे के लिए कि इनकी बदनीयती पे शक नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें तैयार ज़रूर रहना चाहिए, मगर इनकी ये जो सोच है कि अगर आप कहें कि ये पाकिस्तान पे या किसी और इस्लामी मुल्क पे या किसी और पे ये हरकत नहीं करेंगे तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बात यह है कि ईरान के साथ जो इस वक्त हो रहा है पूरी मुस्लिम दुनिया को, और मैं समझता हूँ वेस्ट में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि जो इजराइल ने वह काम शुरू किया है। मगर अगर आप गौर करें तो जो वहाँ पे फैसिलिटेशंस इंडियंस को मिली हुई थी फॉर डेकेड्स, ये उसका नतीजा नहीं है क्या? ये जो उनकी जासूसी हुई है, जहाँ जहाँ जाके हुआ है, उनकी टॉप लीडरशिप एकदम से वाइप आउट की गई है, वो तो एक सिस्टम है। वो उसको ये भी आप गौर करें कि इस्लाम के साथ साथ वो 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन भी है ईरान। तो ये भी आप इस बात को गौर करें कि उनकी जड़ें हैं, मगर और उनके इंडिजिनस प्रॉब्लम भी पहले पॉलिटिकली भी आए। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जिस तरह ये चाह रहे हैं, अभी तो ईरान से कोई थ्रेट नहीं था, ईरान आज भी कह रहा है वो न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा। और दूसरी बात यह है कि ये बात तो बड़ी क्लियर है कि या तो पूरी की पूरी दुनिया जो है
वो न्यूक्लियर हथियारों से पाक होनी चाहिए। और अगर चंद मुल्कों का हक है तो फिर सारी दुनिया का हक है जो वो टेक्नोलॉजी को बना ले। मगर जंग जो है वो बिल्कुल तबाही की, और मुझे कोई शक नहीं है ना इसराइल पे ना इंडिया पे कि और पाकिस्तान जैसे खटकता है उनको, वो तो कोई भी नहीं खटकेगा। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारा जो इक्विपमेंट या हमारी जो इंटेलिजेंस है ईरान के पास शायद उस लेवल की नहीं थी, इसलिए इसराइल ने इतनी बड़ी जुर्रत की है। और वरना पाकिस्तान के साथ अगर करेंगे तो अल्लाह ताला, मुझे अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ऐसे नहीं है कि वो वॉक ओवर कर ले। हाँ, नीयत जो उनकी है तो वो कैसे हो सकता है कि उनकी ना हो, जब मोदी और नेतन्याहू जैसे बंदे उनको लीड कर रहे हो तो वो कैसे किसी को भी हजम कर सकते हैं, स्पेशली एक ऐसे मुल्क अच्छा खुर्रम साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यूक्लियर जो ताकत हो। पल्शा ने अभी कहा कि नेटो टाइप आपको एक अलायंस बनाना पड़ेगा, वो शायद आपको अमेरिका और वेस्ट वो नेटो टाइप अलायंस तो आपको बनाने ना दें। एससीओ आपका सिक्योरिटी अलायंस है, लेकिन वो भी अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव या पावरफुल पोजीशन में उस तरीके से ऑपरेटिव नहीं है, हालांकि बड़े मुल्क हैं उसमें, रूस भी है, चाइना भी है। लेकिन टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान को कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि ये दिफा को जब भी चैलेंज आए तो ये इकट्ठे होकर बैक वक्त एक ही मौके के ऊपर एक ही आवाज़ और एक ही स्टैंस ले सके। पहले तो की अहम जरूरत है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो लोग जो भी अक़वाम आलम जंग नहीं चाहती, सबको इंगेज करना चाहिए। जी जी, आवाज आ रही है जी जी। मैं पाकिस्तानियों को हर रोज सुबह अपने जो लीडरान थे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अब्दुल कदीर खान और मोहम्मद नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान को वो न्यूक्लियर डिटरेंट देकर गए हैं, जिसकी वजह से हम खड़े हैं। और ये बात वाज़े है कि इसराइल अगर इस में ईरान में कामयाब होता है किसी तरह, तो उसका अगला टारगेट वो कह भी चुके हैं कि पाकिस्तान होगा। तो पाकिस्तान को सबसे पहले अपनी जमीन का, अपने लोगों का और अपने न्यूक्लियर डिटरेंट का दिफा करना है। और इसमें जब हम जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि सऊदी अरब भी और टर्की भी, वहां खतरे की घंटियां बज रही हैं जो इस वक्त इसराइल ने ईरान में किया है। और वहां वो अब पाकिस्तान की तरफ देखेंगे, पहले भी देख रहे हैं। टर्की ने तो बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट की मार का हक के दौरान, लेकिन वो पहले भी देख रहे थे, अब वो ज्यादा देखेंगे कि कोई शेयर्ड सिक्योरिटी स्ट्रक्चर जो है नेटो की तर्ज क्या है कि किसी एक मुल्क पर हमला सब मुल्कों पर हमला तस्वर होगा, जो आर्टिकल 5 है उनका। तो उसको देखते हुए ये इस तरफ भी हम जा रहे हैं। दूसरा ये कि एक दुनिया में जो केओस फैल रहा है, क्योंकि अमेरिका अब किसी भी किस्म के असूल के ऊपर चलने के लिए तैयार नहीं है। सदर ट्रंप की एक बड़ी पर्सनलिस्ट पॉलिसी है। वहां ये भी एक सवाल है कि सदर ट्रंप की जो एक पर्सनल पॉलिसी है, वो अमेरिका की जो इंस्टीट्यूशनल एस्टैब्लिशमेंट इंटरेस्ट है उसमें भी एक डाइवर्जन है, वो भी एक वजह मौजूद है। लेकिन इस सारे केओस में अगर कोई एक सबक मिला है कम से कम इस्लामी ममालिक को, वो यही है कि जब मौका आएगा तो हिंदुस्तान उनका दोस्त नहीं है। आपको मालूम है कि सब ने बहुत ज्यादा अपने जो इकोनॉमिक ताल्लुकात है, मुआशी ताल्लुकात हिंदुस्तान से बढ़ाए हैं, लेकिन ये अब अगर ईरान से सबक नहीं मिला, जहां ईरान ने हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी एक इन्वेस्टमेंट की थी चाबहार पोर्ट में आने वाले सालों के लिए, अगर उसके बावजूद जो है वक्त आने पर हिंदुस्तान जो है वो इसराइल के साथ खड़ा है, तो सबको ये सबक मिलना चाहिए। और इसी तरह पाकिस्तान ने जो एक स्टैंड लिया है, देखिए खुर्रम साहब, एक जल्दी से आपसे सवाल पूछ लूं कि क्यों नहीं हम सऊदी अरब और टर्की को एक समिट करते इस वक्त इस्लामाबाद में, उसमें आप कतर को और यूएई को भी बुलाइए और यहाँ बैठ के आप डिस्कशन करिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट के ऊपर। ये एक खतरा है जो हमें सामने नजर आ रहा है, इंतजार नहीं हमें करना चाहिए, हमें मोहम्मद बिन सलमान को भी और अर्दवान को भी इस्लामाबाद में बुलाना चाहिए और एक समिट करना चाहिए। नहीं, लेकिन उसके लिए जो हमारे पर्शियन गल्फ के जो बरादर ममालिक हैं उनको अमेरिका से नोट चाहिए होगी। अभी ये जो फील्ड मार्शल का दौरा हुआ है, गालिबन उसके नतीजे में ये मुमकिन हो सके, लेकिन अभी तो वो अमेरिका की तरफ देखेंगे पहले कि क्या ऐसी जो अलायंस है उसको अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है या नहीं है। लेकिन दुनिया में जो अब रूल्स बेस्ड ऑर्डर क्रम्बल हो रहा है, उसके टुकड़े हो रहे हैं, वो तो यही इंदिया दे रहे हैं कि ये तमाम अमेरिका की जो मूवमेंट है, इसराइल की मूवमेंट है, कि हम अगर इसको ना रोका अमेरिका ने, तो हम एक वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़े। क्योंकि अगर ये बात सवाल किया गया आपके प्रोग्राम में भी कि अगर यही एक्शंस जो इसराइल ने किए हैं
ये चाइना करे किसी और किसी जगह पर, या रशिया मजीद करे यूक्रेन के बाद भी, तो क्या ये दुनिया को एक्सेप्टेबल होगा? तो पाकिस्तान ने सबसे पहले अपना दिफा करना है। उसके बाद आपको मालूम है ईरान के साथ भी हमारा एक मिसाइल्स का एक्सचेंज हुआ था जनवरी 2024 में। उसके बाद ये नजर आया कि ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में जरूर एक तनाव रहता है, लेकिन इस दफा पाकिस्तान ने एक दुरुस्त तरीके से जो इस ईरान की खुद मुख्तारी का दिफा करके ये साबित किया है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक रेलेवेंस है और मिलिट्री रेलेवेंस जो उसकी बुनियाद है, वो अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौर में पहले से बहुत ज्यादा बढ़ी है, और पाकिस्तान की बात दुनिया सुन खुर्रम रही है। दस्तगीर खान, पाकिस्तान शमशाम दुनिया से बुखारी, सेनेटर पलशा खान, अब सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।